हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। इसमें हम सभी पार्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का हम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो यहाँ से सवाल जो कल आनी है वो 110% यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। उनके अलावा आप अपना नोट्स, अपने जो साल भर पढ़ा है वो सब ज़रूर देख लीजिएगा, और समय मिलेगा तो आप लोग बुक का भी क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत स्रावित करता है। कौन करता है बच्चों? पित्तरस जो स्रावित करता है वो कौन करते हैं? यकृत करते हैं। कौन? यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और इनका जो लगभग भार होता है 1 पॉइंट कितना होता है? 5 kg होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इनको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें सभी, तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। समझ गए ना? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या चाहिए? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य प्रकाश का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, और खनिज लवण का भी होना आवश्यक है। तो सूर्य प्रकाश क्या सूर्य बाबा देता है, और पर्णहरित हरे पेड़ पौधे जो दिखते हैं वो किसके कारण दिखते हैं? क्लोरोफिल के कारण ही क्या दिखते हैं? हरे दिखते हैं, जो पर्णहरित कहलाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या है? वायुमंडल से लेते हैं। वो लेने का काम कौन करता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा हमारे पत्तियों में क्या होता है? रंध्र पाया जाता है। उसी रंध्र के द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पर्णहरित तक जाता है, मेसोफिल तक जाता है। और फिर जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके द्वारा जो हमें क्या उत्पाद के रूप में बनता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है, और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस और जल, यानी वो जल क्या है? वाष्प बन के वाष्पोत्सर्जन कर जाती है और वायुमंडल में चले जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो भी होती है वो कहाँ पे होती है? तो रंध्र में होती है। और गैसों का विनिमय जो होती है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है, वो भी रंध्र के द्वारा ही होती है। ये इसको आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना पोषण कैसे पकड़ता है? यानी अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होता है। तो कोशिका में आप लोग पढ़े थे, एक WBC है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड में पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र के काम के रूप में काम करता है। उनकी भी आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। और हमारा एक अमीबा है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। और ये जो अपने पोषण जो करता है, पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, क्योंकि एक कोशिका का बना है तो सारी परिक्रम जो होती है ना वो एक ही कोशिका द्वारा करता है। तो पर इसकी कोशिका जो होती है, इसके बाहरी आवरण जो होता है, जो आकृति बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुडपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडपाद कहते हैं। और उन्हीं की सहायता से ये क्या करते हैं? अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, यानी वसा का पाचन करता है? तो आप लोग पोषण में पढ़े होंगे बच्चे कि जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या है? लाइपेज है। क्या है? लाइपेज है। और ये लाइपेज का स्रावन कौन करता है? तो एक मिश्रित ग्रंथि है, आप लोग पढ़े होंगे, जो क्या है? अग्नाशय। एक वही अग्नाशय जो हार्मोन्स का भी स्राव करता है और किसका स्राव करता है? एंजाइम का भी। और एंजाइम क्या है? पाचन में मदद करता है। तो ये आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा। तो हमारे गले में यानी जहाँ लेरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुअर
यंत्र, जिसके द्वारा हम लोग अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स की सहायता, तो उसी के नीचे ठीक होता है कौन, एक थाइमस ग्रंथि। क्या होता है, थाइमस ग्रंथि, जो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो टायरोसिन और आयोडीन मिल के बना होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, टायरोसिन तो हमारे शरीर में बनता है, लेकिन आयोडीन हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमें बाहरी सोर्स से लेना पड़ता है। तो जब आयोडीन हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वो क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाता है, जिस कारण हमारा वो थाइमस ग्रंथि जो होता है वो फूलने लगता है, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं कि घेघा हो गया, यानी ग्वाइटर रोग हो गया है। समझ गया ना, इनको आप ध्यान में रखेंगे। समझ गए बच्चों। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक जो है वो उसमें जो पोषण होता है वो मृतजीवी है, ये सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है। जैसे आप कोई खरपतवार हुआ उसको रख दिए, या साग सब्जी हो गया उसको रख दिया, या आप लोग देखते हैं कोई पेड़ कट गया सूख गया है तो उसमें देखते हैं कि वाइट वाइट या थोड़ा रौंदी टाइप का क्या होता है, परत चढ़ जाता है, तो वही क्या है, कवक है। और वो क्या करता है, धीरे धीरे उस लकड़ी को खोखला कर देता, खा लेता, वो अपघटन करता, अपघटन करके उनके जो तत्व है उस तत्व को क्या करता, ग्रहण करता। तो इसके अंदर एक खास तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है, अपघटन कर करके ये शरीर गरीब पर आश्रित रहता है। मशरूम आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग गोबर छत्ता भी बोलते हैं, वो भी क्या है, मृतजीवी है। उनको भी आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको क्या है, ध्यान में रखिएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि ग्लाइकोलिसिस होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे शोषण, कहाँ पढ़े हैं, शोषण में। उसमें देखे थे हम लोग शोषण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक वायव्य शोषण, एक अवायव्य शोषण। वायव्य शोषण जो होता है उसमें 2 प्रोसेस होता है, एक ग्लाइकोलिसिस होता है, एक केरफ साइकिल होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बच्चा, तो ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। और केरफ साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे, मैट्रिक्स में होता है। और हम लोग जानते हैं कि एटीपी वही निर्माण होता है, एक ग्लूकोज टूट कर कितना एटीपी बनाता है, 38 एटीपी बनाता है। अगर वहीं पे अगर एटीपी टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त करता है बच्चों, तो 30.5 किलोरी जूल मुक्त करता, किलो जूल। समझ गए। इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। वही बात करें अगर अवायवीय शोषण, तो वो सिर्फ कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, और सिर्फ क्या, ग्लाइकोलिसिस ही होता है। क्या होता है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है। और आप लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जब होता है, एक ग्लूकोज टूटता है, 2 को पायरुवेट में बनता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर वहीं पे हम कभी दौड़ते हैं या हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अभाव हो जाता है, तो उस समय ग्लाइकोलिसिस ही सिर्फ होता है, वो भी क्या, आंशिक रूप से होता है। और वहाँ पे हमारा एटीपी नहीं बनता बच्चों, वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिस कारण हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, दर्द होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। तो इनको भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कि अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो ये हाइड्रिला हो गया, जो जलीय पौधे होते हैं, जल के अंदर, यानी जल के अंदर सभी पौधों में रंध्र अनुपस्थित नहीं होते हैं, कुछ ही, जैसे हाइड्रिला हो गया, ये सब पौधे में क्या होते हैं, ये सब पौधे में हमारा रंध्र अनुपस्थित होते हैं। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है किण्वन क्रिया पर पाई जाती है। क्या कह रहा है बच्चों, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। तो किण्वन कहाँ होता है, तो बताइए किण्वन होता क्या है। तो किण्वन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जब हम लोग ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं, यानी ऑक्सीजन को हटा देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होता है। और किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनता है, तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। और ये किण्वन प्रक्रिया एक सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है, जिसका प्यारा नाम है ईस्ट। ईस्ट के कारण ही हम लोग क्या है, बेकरी में जो हम लोग बिस्किट बनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पावरोटी, केक, तो ये क्या है, ईस्ट के ही कारण, क्योंकि ये किण्वन करता, एथेनॉल बनाता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता, जिससे हमारे मिठाइयाँ क्या होते हैं, नरम और स्पंजी और स्वादिष्ट बनते हैं। समझ गए ना, इनको याद रखिएगा, उनकी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखना है। समझे कि नहीं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेकिया किस जीव का शोषण है।
तो ये श्वसन चैप्टर से है। तो ट्रेकिया जैसे क्या है, कॉकरोच हो गया, तो जितने भी कीट पतंग होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गया, ये सब में क्या होता है, श्वसन अंग जो होते हैं वो ट्रेकिया होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं। इनको ध्यान में रखें। वही अगर हम मछली की बात करें उसमें गलफरा होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें इसमें लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े। जैसे अगर हम केचुए की बात करें तो उसमें क्या होता है जी, बताइए आप कमेंट में, केचुए में क्या होगा। हम बता ही देते हैं, उसमें त्वचा यानी स्किन से उस लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। वहीं पे एक प्यारा सा ये आता है कि मेढक जो है वो क्या जब छोटे होते हैं, टेडपोल होते हैं, तो वो बकल कैविटी से भी क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। और थोड़ा जब बड़े होते हैं उसके अंदर लंग्स भी आ जाता है। वो लंग्स में तो देखते हैं जब पानी में रहेंगे तो बकल कैविटी से करेंगे श्वसन। जब बाहर धरती पे आ जाएंगे, क्योंकि वो उभयचर है, वो पानी और पृथ्वी जमीन पर दोनों जगह रहता है। तो जब धरती पे आता है तो लंग्स से लेता है, जब पानी में जाता है तो बकल कैविटी से लिया जाता है। जब पानी वानी सूख जाता है, जब मिट्टी के अंदर धंस के रहता है तो निष्क्रिय अवस्था में किससे लेता है बच्चा, तो किनसे लेता है, त्वचा से श्वसन लेता है। किनसे लेता है, तो त्वचा यानी स्किन से लेता है। तो इन सबको क्या है, ध्यान में रखना है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। अभी तुरंत पहले ही बोले। तो श्वसन क्रिया से जो हमारी गैस जो बनती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी हमारा छोड़ा हुआ नहीं, गाड़ी वाड़ी अनेक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करते हैं, पेड़ पौधा अपने प्रकाश संश्लेषण में करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कोरोना जो 2019-20 में कितना परेशान किया था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि हम भी सुखी वो भी सुखी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। ऑक्सीजन का वाहक करता है। इतना अच्छा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है। 2021-2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गया ना। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी एक क्या है, ट्रॉली का काम करता है, माल ढोने का काम करता है। ग्लूकोज का परिवहन कौन करेगा, तो यही आरबीसी। यानी आयरन के साथ कौन जुड़ा है, आयरन का परिवहन कौन से कराता है, इसे आरबीसी में क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल यानी लाल दिखता है, किसके कारण, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, और हीमोग्लोबिन वर्णक क्या करता है, आयरन को पकड़ने का काम करता है। जिस तरह से बनता है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, वह हीम यानी आयरन से जुड़ गया, बन गया क्या, हीमोग्लोबिन, जिसका हमारा रक्त लाल होता है। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इससे पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। इनको भी आज अब क्या है, बढ़िया से याद रखेंगे। ये सब बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इनको याद नहीं रखेंगे तो बच्चों किन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला यानी कॉकरोच हो गया, जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंग जितने होते हैं ना लगभग, उनमें क्या होता है, खुला परिवहन। जैसे हम लोग अगर मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर एक हृदय है, और हृदय क्या करता है, पंपिंग करता है। वो कितने 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, दायां नीले, बायां लिंद बायां नीले। ये क्या इस तरह से क्या परिवहन होता है। लेकिन वही अगर कॉकरोच सब की बात करें तो इसमें क्या है, मतलब उत्तक लेवल होता है और थक्का रूप में होता है, और खुला परिवहन, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की तंत्र नहीं होता, कोई नसस नहीं होता, कोई वेंस नहीं होता जो परिवहन करेगा। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों, तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। इनको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ, लो अभी तुरंत बताया आप लोग को। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बच्चों, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, आपको शुरू में ही बता दिए थे जब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जिक्र किए थे। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करेंगे बच्चों, रंध्र करता है। कौन करता है, रंध्र करता है। इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजा आएगा साइंस एग्जाम देना। ये वीडियो आप देख लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। आप मौज मारिएगा, मौज परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी बच्चों क्या है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। ये सभी पौधे क्या है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ। तो इनमें क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। तो बताइए गोंद जो है वो क्या, बबूल क्या गोंद करता है। टैनिन किसका करता है, चाय क्या करता है, टैनिन का करता है। रेजिन क्या करता है, चीर, चीर किसका उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन। और एक जितने भी देखिएगा कि क्वेश्चन आता है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जमा होता है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, जो कोशिकीय रिक्तिकाएँ होती है उनमें होता है, पत्तियों में होता है। आप लोग देखे होंगे कि पत्ते से जो क्या है
कोई पेड़ से पत्ते टूट के गिर जाते हैं तो उसमें भी क्या उत्सर्जित पदार्थ प्रकृति ने कितना अच्छा सिस्टम लगाया है कि जब पत्ता काम करना बंद कर देगा, देखेगा अभी ये इसमें प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से नहीं हो रहे, सही ढंग से कार्य नहीं करता, तो पेड़ पौधे में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है वो पत्ता सह सकता है, वो सारा पत्ता में क्या करेगा, डाल देगा, और पत्ता टूट के गिर गया तो उसका उत्सर्जित पदार्थ उस तरह से भी क्या होता, बाहर निकल जाता। कितना अच्छा सिस्टम बनाया ऊपर वाले ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है वो क्या है, वृक्क यानी किडनी। क्या हमारा जो उत्सर्जी अंग है, हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, वृक्क है, किडनी है, जो हमारे क्या है संख्या में 2 होते हैं। ये उदर गुहा के नीचे से स्थित होते हैं और ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। समझ गए ना, इनको याद रखिएगा। इसका आकार जो होता है वृक्क का कैसा होता है, सीम के बीज के आकार के जैसा होता है। और इसी में इकाई मतलब वृक्क जो बना है तो बहुत सारे लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मिलके एक वृक्क बनाता है। समझिए कितना होगा। और एक नेफ्रॉन क्या इकाई हो गया, क्या हो गया, इकाई हो गया। अब इनको ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका, जिसे हम लोग दूसरा नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर पूछ लेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वैसे फिलहाल तो कभी कभी कहाँ पे आरबीसी आता है, या नहीं तो शुक्राणु यानी स्पर्म आता है। क्या आता है, शुक्राणु या स्पर्म आता है। इनको भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो हमारा भाग है वो कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क भाग क्या करता है, ये हमारे क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो लोग नशा करते हैं तो वो संतुलन खो बैठते हैं। तो जब हम लोग कोई नशा, दारू या भाएँ वाएँ गांजा वांजा बहुत तरह का नशा का सामग्री, ड्रग्स व्रग्स जो लेता है तो उसका स्थिति आपा वो खो देता है। उसे किसी का पहचान नहीं होता, कौन सामने है क्या नहीं है, वो कुछ से कुछ बक बक करता है। तो होता क्या है, उसके शरीर का जो संतुलन है, जो अनुमस्तिष्क से बनाए रखता था, वो क्या, वो खो दिया होता है। वो काम नहीं करेगा तो कहाँ से उसको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। समझ गए ना। तो आप बहरहाल आप लोग बहुत हमें लगता है आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। इन सबसे आप क्या है, दूरी बना के रखेंगे। अच्छे स्टूडेंट का पहचान है कि सही और गलत का उसे अच्छे से तरीके से क्या हो, पहचान पता हो, और जो गलत संगत है उनसे आप क्या रहें, दूर रहें। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो बच्चों जब आप लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़े थे, आप लोग समन्वय एवं नियंत्रण पढ़े थे, उसमें आप लोग को बताया गया था कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता क्या है कि एक तंत्रिका कोशिका का क्या एक्सॉन सिरा होता है और दूसरा कोशिका तंत्रिका क्या डेंड्राइट सिरा होता है। इन दोनों के बीच थोड़ा सा कुछ गैपिंग जगह होता है, तो जहाँ पे क्या, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उस खाली जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं। और वहाँ पे जो आयन विद्युत आवेग का उत्पन्न होता है, वहाँ पोटेशियम और सोडियम आयन होता है, और वहाँ पे एक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम क्या है, सीरोटोनिन, ऐसे कुछ नाम है। हम अब भूल रहे हैं, आपको याद है तो आप क्या कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो किसके लिए उत्तरदायी है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। हम मस्तिष्क द्वारा सोचते भी हैं, या हमारा हृदय स्पंदन भी करता। अचानक आप लोग देखे होंगे कोई घटना होता, अचानक सुने मस्तिष्क काम करना, अचानक ये हो जाता तो हार्ट बीट क्या होता, तेज होता, तो हमारा भी स्पंदन में भी क्या करता है, मदद करता है। अगला हम लोग का है शरीर संतुलन में, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, कौन पादप हार्मोन है। तो आप लोगों को बताए थे पादप हार्मोन कितने होते हैं, 5। ऑक्सिन, जिब्रेनिल, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। ये सभी क्या है, हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इसे हम लोग वृद्धि प्रेरक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये लोग क्या वृद्धि में मदद करता है। और वही जिब्रेलिन वृद्धि रोधक हार्मोन है। और एथिलीन ये गैस के रूप में पाया जाता है सर जी। और ये क्या करता है, फल पकाने में मदद करता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। समझ गए ना।
समझ गए ना। फल पकाने वाले हार्मोन क्या है, एथिलीन है। तो इन सबको क्या रखिएगा बच्चों, ध्यान में रखना है। किसे रखना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। अभी तुरंत बताएं आप लोग को, 5 पादप हार्मोन होते हैं इसमें। तो छबे इंसुलिन तो नहीं है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, कोशिका को विभाजन करने में मदद करता है। जब कोशिका विभाजन करेगा तब ना पेड़ पौधे वृद्धि करेंगे। बोले बच्चा, करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अरे अरे अरे, अभी शुरू में आपको बताए थे यकृत, क्यों हो जाएगा, यकृत हो जाओ। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। इसका वजन कितना होता है, कमेंट में बताइए। अभी शुरू क्लास में हम बोले थे, आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट आपके लिए खाली है बच्चों, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जो भरास है दिल में उतारिए। अगला क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता, किसे रासायनिक दूध कहा जाता, हार्मोन को। और हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी द्वारा स्रावित होता है। और हार्मोन का संचरण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। इसके लिए किसी प्रकार की विशेष प्रकार की नलिका नहीं होता है। ये ग्रंथि क्या होता है, तो ग्रंथि एक क्या कोशिका या ऊतकों का एक थैली समूह होता है जो क्या करता है, हार्मोन का स्राव करता है। समझ गए ना। और हार्मोन क्या है, हमारे बहुत सारे क्या समन्वय का काम करता है, हमारे संतुलन बनाए रखने का काम करता है। समझ गए ना, ये सब का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग को बताए थे कि आजकल बहुत ये रोग आम हो गया, मधुमेह यानी डायबिटीज़। क्या मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, किसकी कमी से होता है बच्चों, इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की। हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होने लगती है, सिक्रेशन सही से नहीं होता है, उस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। इसे इसका इलाज नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इनसे क्या आप परहेज़ कीजिएंगे, आप खान पान पे ध्यान देंगे और इसके इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन के, तो इसका सेवन करेंगे तो सुधार हो सकता है। समझ गए ना, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग है यानी जनन अंग है। तो फूल जो होते हैं, फूल में जो जनन की प्रक्रियाएं होती है वो कैसे होती हैं, तो लैंगिक जनन होता है। और आप लोग को पता ही है लैंगिक में 2 विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, एक नर एक मादा। तो फूल में जो नर भाग होते हैं उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और जो मादाएं भाग होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, पुंकेसर हो जाएगा। फूल में नर भाग जो होंगे वो क्या होंगे, पुंकेसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जनन चैप्टर से आया है। क्या, कहाँ से आया है, जनन से। तो द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है भाई, तो पैरामीशियम में भी होता है, बिल्कुल सही। और एक बात याद रखिएगा, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होता है, अमीबा में भी होता है, अमीबा में बहुविखंडन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और लेशमानिया में भी होता है। तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा बच्चों। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी साइंस का मजा ले सके, उनको भी ये नॉलेज हो, ताकि उसे भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर दोस्त का काम ना आए तो वो दोस्त किस काम का। समझ गए ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प भाग होता है। पुष्प ही क्या है, एक जनन अंग है, तो पुष्प में होगा। समझ गए ना। तना, जड़, फल ये अलग भाग है। समझ गए ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में बहरहाल अभी तो यहाँ पे उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है। हाइड्रा में मुकुलन होता, और हाइड्रा एक जंतु है, एनिमल है। कहाँ पाया जाता, तो समुद्र में पाया जाता। समझ गए ना, इसको याद रखिए। और हाइड्रा में जो है एक और रीजनरेट होने का भी क्या है, गुण पाया जाता है। इसका कोई भाग टूट जाएगा तो फिर ये रीजनरेशन कर लेता है, इसमें ये भी गुण है। लेकिन अधिकांश जो होता है वो मुकुलन द्वारा, तो इसमें क्या होता है, बड निकलता है और वही टूट कर फिर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, जैसे हाइड्रा भी आया था, तो ऑप्शन में हाइड्रा है नहीं है, तो ईस्ट होगा। ईस्ट में भी क्या होता है हमारे बच्चों,
मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या कैसा होता है? मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। इनको भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परागकोश में होता है। तो बच्चों परागकोश जो होता है पुंकेसर का भाग होता है और परागकोश में ही हमारा प्यारा सा परागकण होता है जो बहुत नग्न होते हैं और यही परागकण कहाँ जाते हैं? जायांग के वर्तिकाग्र भाग में पहुँचते हैं और वहीं पे क्या पराग नली का निर्माण होता है जिसको हम लोग वही पराग नली के द्वारा फिर क्या ओव्यूल अंडाशय में जाता है जहाँ पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पे द्विनिषेचन होता है। क्या होता है? द्विनिषेचन होता है क्योंकि मेल न्यूक्लियोलाई 2 गो होते हैं। एक वो क्या जाते हैं इग सेल से क्या करते हैं? संलयन करते हैं। एक सहायक यानी एनर्जेट सेल से अभिक्रिया करते हैं सॉरी अभिक्रिया नहीं निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? सॉरी गलती होगी। तो एक जो इग सेल से हुआ वो एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा और जो सहायक कोशिका से बनाया है वो क्या बनाएगा? भ्रूण पोष बनाएगा। तो इनको भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ा जाए, टाइम बहुत हो रहा है। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो बताए बच्चों अभी तुरंत फूलों द्वारा। फूल क्या है? पुष्प पौधों के लैंगिक भाग है। क्या है? लैंगिक भाग है। इसको आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। पुष्प का लैंगिक जनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। समझ? अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। सॉरी अंडाणु निषेचित होता है तो फलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है बच्चा? फलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फलोपियन नलिकाओं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो यहाँ पे जो है मादा जनन अंग का भाग कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय या डिब्बवाहिनी यानी डिब्बवाहिनी दूसरे इसका नाम दूसरा क्या है? फलोपियन नलिका। तो ये शुक्रवाहिका है ये क्या है? नर जनन अंग का भाग है। किसका है? नर जनन अंग का भाग है। अगला है एंड्रोजन हार्मोन है यानी एंड्रोजन है क्या है? हार्मोन है। वो क्या है? नर लिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? तो नर लिंग हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? नरलिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुए जो होते हैं वो क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस यानी कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। और संख्या में वृषण कितने होते हैं? 2 गो होते हैं। और वृषण किस में पाया जाता है? ये नर जनन अंग का प्राथमिक अंग है। क्या है? प्राथमिक अंग है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग जनन अंग पढ़े थे। तो शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। अगला है मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस वर्ष का किस पौधे का उपयोग किया था? तो पाइजम सटाइवम यानी जिसका नाम क्या है? मटर, खाद्य धान्य मटर। इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिक गुणों का प्रयोग जो परीक्षण जो किया था वो किसके? मटर के पौधों में किया था। और मटर के पौधों इसलिए किया था क्योंकि ये क्या है? 1 वर्षीय पौधे यानी ये 3 से 4 महीना में हो जाता है जिससे उसे क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में उसे क्या कम समय लगेगा। और मेंडल क्या है? आनुवंशिकी का पिता है। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्मक होता है। देखो एक्स जो है वो स्त्रियों के लिए है और XY जो है वो लड़कों के लिए है। समझ गया ना? तो लिंग का निर्धारण औरत मतलब महिलाएं नहीं करती है। लिंग का निर्धारण कौन करती है? कौन करते हैं? तो पुरुष करता है। समझ गया ना? लेकिन हमारे समाज में बहु बेटियों को ही सताया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो आप लोगों को पता ही है। तो जैसे हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे उसमें एक अपेंडिक्स था। अपेंडिक्स जो है वो हमारा क्या है? एक अवशेषी अंग है। इसके अलावा भी है ईयर पिन्ना हो गया, ये सब क्या अवशेषी अंग है। जैसे हमारे शरीर में बाल रोम आना ये सब क्या है? पुराने पूर्वजों का ये सब क्या है? लक्षण है। अगला क्वेश्चन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन
ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लिखा डार्विन ने लिखा था। और डार्विन ने क्या किया था, HMS बिगेल से इन्होंने एक सफ़र किया था, एक आइसलैंड पे गया था जहाँ पे 7 साल तक क्या था प्रयोग किया था और अलग अलग देखा था। इन्होंने डार्विनवाद का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो कहा था कि उपार्जित लक्षण जो होता है वो कौन बताया था, तो डार्विन ही ने बताया था। समझ गया ना, कि जो जिस वातावरण में रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, ढल जाता है। इसके बारे में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ये फिर रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। तो ये बच्चा क्या होगा, उभयलिंगी केचुआ हो जाएंगे, जिसको हम लोग कृमि। और केचुआ क्या है, किसानों का मित्र कहा जाता है। यह वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। ऑर्गेनिक खेती में बहुत इनका अहम रोल है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, कहाँ पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। और क्या कौन फूलने लगता है, तो हमारा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जब क्या आयोडीन की कमी होती है वो फूलने लगता है, जिस कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर या घेंघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर या घेंघा रोग बोलते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब फिजिक्स से स्टार्ट हो गया। अब फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बच्चा प्रकाश की किरणें क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की जो चाल होती है कितना होती है, 3.8 इंटू 10 पावर 3.8 चलिए अगला देखते हैं। क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है बच्चों, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। और सर्वाधिक प्रकाश की गति जो होती है वो कहाँ होती है, निर्वात में होती है। लगभग कितना, 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, 2 गो नियम है। कितने नियम है, 2 गो नियम। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, और जितना वस्तु दूरी होगा उतना प्रतिबिंब दूरी होगा। यह भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रतिबिंब बना होता है, कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, सीधा और हासित होता है। क्या होता है, सीधा और हासित होता है। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, दर्पण का सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल। अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। इसलिए छोटे छोटे दाढ़ी भी बड़े दिखते हैं, जिससे हजाम को आसानी होती है दाढ़ी बनाने में, काटने में। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देते क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक होता है। तो लेंस का आवर्धन का अस्थायी मात्रक कुछ नहीं होता। ये मात्रक क्या होते हैं, विहीन होते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे इसको। अगला है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य लेंस जो होगा उसमें फोकस 2 होगा, f1 और 2f। समझ गया ना, f1 और 2f आपको ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है, तो आवर्धन m बराबर v/u होता है। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r होता है। क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, sin i/sin r होगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या, डायऑप्टर होता है, मीटर इन्वर्स होता है। क्या होता है, मीटर इन्वर्स या डायऑप्टर। निम्नलिखित में लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी। तो निर्वात, अगर निर्वात नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, हवा आ जाएंगे, वायु आ जाएंगे। तो वायु का भी जो प्रकाश की चाल वायु में लगभग किसके बराबर होती है, तो निर्वात के बराबर होती है। समझ गया ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग होता है, और हमारा किसका, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। इसको आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये मानव नेत्र से लिया गया है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो रेटिना में बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? रेटिना पे बनेगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट, तो बच्चों बताइए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग देखे थे कि ऐसा दोष जो क्या निकट रखा वस्तु को दिखाई देगा लेकिन दूर रखा वस्तु को दिखाई नहीं देता है। दूर रखा वस्तु को दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका? प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो आप लोग को बताए थे जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो यहाँ पे लाल रंग है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होगा, लेकिन बैगनी रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक विचलन जो होता है, सबसे अधिक झुकाव जो होगा वो बैगनी रंग का होगा और सबसे कम जो होगा वो लाल का होगा। और लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे का रूप में करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये दूर तक अधिक दिखाई देता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णित करता है? तो वायुमंडल में देखिए हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल क्या दिख रहा? नीला दिख रहा, लेकिन जैसे हम लोग पृथ्वी से आगे जाएंगे फिर वहाँ पे क्या देखेंगे? काला दिख रहा है पृथ्वी। अरे ऐसा क्यों हुआ? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है बार बार क्या होता है? परिकीर्णित होते रहता है, जिस कारण हमें अपवर्तन होता है उसमें सारा रंग है, लेकिन नीला रंग जो होता है बार बार क्या होता है? परिकीर्णित होते रहता है, जिस कारण और सब रंग हमें दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ किस रंग दिखता है? नीला ही रंग दिखता है। कौन सा रंग दिखता है? सिर्फ नीला ही रंग दिखता है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये तो इतना हलवा सवाल है, ये बहुत बार पूछने वाला सवाल है, पूछा भी है। तो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। समझ गए ना? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होती है? क्वेश्चन क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना धारा होती है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं और विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इन सब को हम लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता वोल्ट होता। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, जिसे हम लोग V द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? अच्छा, जूल पर कूलम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली में जब प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं उसके लिए R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसका खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन। और उसमें जो तंतु होता है वो क्या? टंगस्टन का बना होता है, जिस कारण हमें क्या? रोशनी प्राप्त होती है। अगला देखिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो चालक का प्रतिरोध अगर पूछा जाए बच्चों, चालक का प्रतिरोध पूछेगा तो ओम होगा, लेकिन भाई प्रतिरोधकता की बात आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता की बात आए तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, अभी तुरंत आपको जस्ट बताए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चा? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा।
विद्युत शक्ति का असाई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का असाई मात्रक क्या होगा बच्चा? विद्युत शक्ति का असाई मात्रक वॉट होगा। क्या होगा? वॉट होगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो आप लोग को बताए थे ये क्वेश्चन, क्या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इतना जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उनके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 50 वाट होगी। कितनी होगी? 50 वाट होगी। इनको आप लोग क्या बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित जो नहीं करती है वो क्या हो जाएगा? I बराबर ए आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। अब लोग देखे थे इस तरह से, ऊपरी मुखी होगी। अगला है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जस्ट इसके क्या होता है? अपोजिट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान अधिक होने के जरूरत है, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो लघु पथन में समय वोल्टेज क्या होंगे? विद्युत धारा का मान अधिक होगा। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोड़ा विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य बाबा। कौन आ जाएंगे? सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होंगे? एक दिशीय होगा। उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, टर्शियरी उपभोक्ता। समझ गए? इस तरह से संचरण होता है, और ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो 10% ही होता है। समझ गए ना? उत्पादक से प्राइमरी उपभोक्ता में 10%, फिर उनसे 10%, उनसे 10%, इसी तरह से देन क्या होता है? संचरण होता है। समझ गए ना? ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन ऑक्सीजन से एक अतिरिक्त ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, O2 से एक ऑक्सीजन जुड़ गया, O3, यही क्या हो गया? ओजोन हो गया। ओजोन का सूत्र। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन का जो प्रदर्शित करता है वो DDT होता है। समझ गए? इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अपघटन का उदाहरण है। तो अपघटन का उदाहरण, जो अपघटन करने का काम करता है वो सूक्ष्म जीवाणु करता है, जैसे कि कवक। ये सब क्या है? अपघटन करता है। ये लोग अपघटन करने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो इनमें सभी हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी मिलकर हमारा किस एक प्यारा सा क्या पर्यावरण का निर्माण करता है। अगर ये सभी संतुलन है, ये सभी अच्छे ढंग से हैं, तो हमारे पर्यावरण भी संतुलन में रहेगा। आजकल वायुमंडल बहुत प्रदूषित है, जलमंडल भी बहुत प्रदूषित है, स्थल मंडल भी प्रदूषित है। इस तरह से क्या, इसीलिए अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। आए दिन हर कोई बीमार पड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें क्या है? सभी हो जाएगा। महासागरीय तरंग ऊर्जा, तरंग यानी नवीनकरण में ऐसे ऊर्जा जो हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो घरेलू गैस यानी LPG जो है उसका प्रमुख अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। यहाँ पे गलत टिक है, ब्यूटेन होगा, आइसो ब्यूटेन होते हैं। समझ गए ना? और प्रोपेन, एथेन,
अतिरिक्त होते हैं। प्रमुख अवयव जो होंगे वो क्या होंगे बच्चा? ब्यूटेन होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, एलपीजी गैस का जो मुख्य अवयव है वो ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? आपको पता ही है, C12H22O11। और ये जो CH3COO है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और C6H12O6 है, ये किसका है? चीनी का, यानी चीनी का सूत्र है, फ्रुक्टोज का सूत्र होता है। और CH3COH है, ये मेथनोइक अम्ल का सूत्र है। इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या, बैटरी अम्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका pH मान लगभग कितना था? 0 के बराबर होता है। ये सबसे अधिक खतरनाक एसिड के रूप में जाना जाता है। समझ गया ना? यहाँ पे है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया क्या है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो बच्चा ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? द्विवीय विस्थापन है। द्विवीय विस्थापन में हमेशा याद रखेगा कि एक अभिक्रियाशील कब अभिक्रियाशील से अभिक्रिया करता है, लेकिन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं करता है। ये क्या? आयनों का आदान प्रदान होगा। और हमेशा याद रखिएगा द्विवीय विस्थापन में दोनों यौगिक ही होंगे, दोनों क्या होंगे? लवण ही होंगे। जो सोडियम सल्फेट ये भी एक लवण है, बेरियम क्लोराइड ये भी एक लवण है। सिर्फ इसका क्या क्लोराइड और सल्फेट में क्या तबादला हुआ? बेरियम सल्फेट से जुड़ गया है और क्लोराइड बेरियम से जुड़ गया। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ। जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान देखिए और दो को यौगिक हो तो वो द्विवीय विस्थापन आ जाएगा। वो क्या आ जाएंगे? द्विवीय विस्थापन में आ जाएंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन के द्वारा हमें क्या? ऊष्मा प्राप्त होती है। जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उसके साथ साथ क्या? थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का भी क्या होता है? निष्कासित होती है। इसलिए इसे हम लोग क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो जलने की प्रक्रिया में वहाँ पे क्या होता है? ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर। हम लोग जानते हैं कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ेगा उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। या नहीं तो कोई पदार्थ से हाइड्रोजन हटेगा तब हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। समझ गया ना? यानी तो कोई जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं उस धातु का ऑक्सीकरण हुआ है। अगर वहीं पे कोई ग्रहण करता है अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या साझेदारी करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो वहाँ पे अवकरण होगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा किसी पदार्थ से तो उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। और जब ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो इनको आप लोग क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा। अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी जल अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। इसको ध्यान में रखिएगा। कैसे अभिक्रिया है? संयोजन। और संयोजन अभिक्रिया में हमेशा याद रखिएगा एकल उत्पाद का ही निर्माण होता है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन है एक या जब संयोग करेगा दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा उसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक। और संयोजन अभिक्रिया में सिर्फ एकल उत्पाद का ही निर्माण होता है। इस बात का भी आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है धातु के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्षारीय है। और ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये यही क्या हो जाएंगे? हमारा अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक में जैसे चुकंदर हो गया और हल्दी हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी यहाँ पे ऑप्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा? हल्दी हमारा। पिटूनिया भी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और जैसे यहाँ पे दिया गया मेथिल ऑरेंज फेनोक्सिनिल, ये सब क्या है? रसायन रूप से बना यानी कृत्रिम रूप से बना, संश्लेषित इंडिकेटर है ये सब। इसको ध्यान में रखिएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो अब हमेशा याद रखिएगा जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, यहाँ जिंक क्या एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण और हाइड्रोजन गैस देता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा।
उनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो वहाँ अतिरिक्त रूप में क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो एक तरह से क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करता है और उससे बनता है क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना का प्रयोग पान वान खाने में भी किया जाता है और घर की लेपापोता यानी क्या सफेदी करने के रूप में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। अगला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको प्रचलित नाम यानी व्यापारिक नाम हम लोग बोल सकते हैं कास्टिक सोडा। व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा है। और ये एक है क्षार, जो क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलता है, जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं या क्षारक होते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और इसमें कौन आता है? एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। ये लोग जल में घुलकर तीखा सोल्यूशन का निर्माण करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल क्षार है, प्रबल भस्म है। इनको भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सोडियम जो है वो जिंक से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए जिंक में उतना क्षमता है ही नहीं कि वो सोडियम को भगा सके, तो ये कहेगा कि हमें भी जगह दे दे, ये सोडियम जिंकेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। और सिर्फ इसी में होता है। और ये कोई धातु, ऐसा धातु नहीं, जिंक ही एक धातु है जो सोडियम जिंकेट बना लेता है सोडियम के साथ। इसके अतिरिक्त तो कोई धातु और ऐसा नहीं है जो इनके साथ ये काम कर सकता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूना जल का रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी तुरंत बताएं, चूना जल का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडा एस का सूत्र है। तो कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का जो सूत्र है वो कौन हो जाएंगे? हमारा Na2SO4 10 H2O। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया विजातीय में। तो देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, सबका सूत्र एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का बहुत तरह के होता है, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण होता है, एक साधारण नमक NaCl होता है जो बहुत प्रचलित है, समझ गए ना, जिसका हम लोग प्रयोग खाने में सब्जी के रूप में करते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो अधातु जो है ग्रेफाइट, ये क्या कार्बन का एक अपर रूप है। ये अधातु होने के बावजूद भी ये क्या करता है? विद्युत का सुचालक करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, कार्बन है, कार्बन में क्या बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का जो संरचना वो षटकोणीय है और इसमें 3 ही कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक परमाणु क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, जिस कारण ये क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। वहीं हीरा जो होता है वो चारों कार्बन, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, इसलिए क्या हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन वो भी कार्बन का ही अपर रूप है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्युमिनियम की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। जब आप लोग को धातु संरक्षण पढ़ाए थे, संक्षारण बचने का, तो उसमें देखे थे जस्तीकरण। जब हम लोग क्या यश दलेपन या जस्तीकरण, बात वही है, जब हम लोग क्या जिंक के परत किसी धातु पे चढ़ाते हैं उसे यश दलेपन या जस्तीकरण कहते हैं, समझ गया ना। ग्रीस लगाकर भी हम लोग क्या करते हैं? धातु को संरक्षित किया जाता है। तो ये सब है। अगला है Fe2O3 to Al2O3 और Fe बना है, यानी एल्यूमिना बना है और आयरन बना है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया? तो देखिए, ये किस तरह का अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये विस्थापन है। विस्थापन में हमेशा याद रखिएगा एक धातु रहेगा उसमें और वो पूर्ण रूप से क्या होगा? विस्थापित। तो आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? आयरन, क्या है? फेरिक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है। यहाँ पे क्या किया? आयरन एल्युमिनियम को विस्थापित किया है। एल्युमिनियम क्या किया? आयरन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में किस कारण से सामान्य लवण का जलीय घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है? धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति हो जाए।
जब ये दोनों विपरीत दिशा में गति करेगा आयन का निर्माण होगा और हमारा विद्युत का चालन हो जाएगा। निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक हमेशा किस में होगा? दो गो अधातुओं में होगा। किस में होगा? दोनों अधातु होंगे और आयनिक बंध जो निर्माण होता है उसमें एक धातु एक अधातु होता है, वहाँ पे धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु ग्रहण करता है। इस तरह से जो बंध का निर्माण होता है विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं या आयनिक बंध के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के यौगिक का जो निर्माण होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हमेशा दो अधातुओं, दो या दो से अधिक अधातुओं के बीच में ही होगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसमें जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं और इस प्रकार से बने यौगिक को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। ये किसका सूत्र है? तो मीथेन का है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और कार्बनिक यौगिक में सबसे सरल यौगिक जो है वो मीथेन ही है। ये भी बहुत बार पूछा गया कि कार्बनिक यौगिक में सबसे सरल रूप है, तो सरल रूप किसका है? तो मीथेन का ही है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है? धातु के ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो कितना आसान क्वेश्चन। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसका बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा। इसका संयोजकता भी 4 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है। समझ गया ना? और कार्बन एक क्या? अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा एकल बंध बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा द्वि बंध यानी डबल बंध बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा त्रिक बंध बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन को कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहे 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक प्राप्त हो जाएगा। हर कोई अपना अकेरिया गैस की तरह बनना चाहता है, अष्टक प्राप्त करना चाहता है। तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझेदारी करेगा, जिससे 2 बंध का क्या होगा? आबंध का निर्माण होगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का भी देखें कि ग्लूकोज जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या जो होंगी वो 6 होगी। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु जो होते हैं वो क्या होता है? N2 होते हैं। कितना होते हैं? N2 होते हैं। और नाइट्रोजन की बाहरी कक्ष में कितना? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हें भी कितना इलेक्ट्रॉन की चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए? साझेदारी करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब ये साझेदारी करेगा तो इसमें भी क्या होगा? त्रिक बंध का निर्माण होगा। कितना बंध का निर्माण होगा? त्रिक बंध का निर्माण होगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। किसका है? तो लोहा का है। इसको ध्यान में रखें। आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहाँ से सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, अंत तक जो देखे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।